नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों यूट्यूब के माध्यम से खूब सारे वीडियो आपके लिए डाल रहे हैं और पहले कच्चा चिट्ठा रिस्पॉन्स से 15 वीडियो डाले थे कच्चा चिट्ठा से, और उम्मीद करूंगा कि वो आपको सारे पसंद आए थे। उसके बाद में हमने गागर में सागर सीरीज़ डालना शुरू किया है, उसमें भी करीबन कुल मिला के 7-8 वीडियो डाल चुके हैं। और अभी एक नया पड़ाव आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वेब सीरीज़, जो कि यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग रहेगी। और उसमें जो अपना सबसे पहला जो वीडियो रहेगा वो आज रहेगा OCLC का। दोस्तों OCLC से यूँ समझो कि यूजीसी नेट में एक पक्का पर्सन आने की संभावना रहती है। और अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और लाइब्रेरी से रिलेटेड खूब सारी जानकारी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप यूँ समझो कि आपको OCLC के बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। तो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन OCLC के बारे में बात करेंगे। OCLC के बारे में एक छोटा सा पड़ाव है जो मेरे द्वारा लिखा गया है, और कोशिश करूँगा दोस्तों कि आपको समझ में आए, और पूरा प्रयास रहेगा कि इस वेब सीरीज़ को आपको आने वाले दिनों में आपके लिए खूब सारी वीडियो हम लोग डाल सकें। साथ ही इसमें कोशिश की गई है कि आपको थोड़े समय में, या जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए, पहले एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं वो एग्ज़ाम में, मतलब इस टाइप के जो प्रश्न आए हैं वो दोबारा आपको यूजीसी नेट में वैसे के वैसे ही मिले। वो सारा प्रयास मेरे द्वारा आने वाले वीडियोज़ में किया जाएगा। नया एक्सपेरिमेंट है, आपको पसंद आए तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो बात करेंगे दोस्तों आज अपन OCLC के बारे में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों OCLC के बारे में। तो OCLC है क्या? तो OCLC का देखो पूरा नाम की बात करें तो ये है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, यानी OCLC का पूरा नाम है दोस्तों वो है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। और ये कब बना था तो आप याद रखेंगे, ये बना था 5 जुलाई सन 1967 को। 5 जुलाई सन 1967 को ये क्या हो गया था भाई, बन गया था। यानी 5 जुलाई सन 1967 को इसकी क्या कर दी गई थी, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। साथ ही अपन बात करेंगे ये स्थापना जब इसकी की गई थी तब इसका नाम क्या था, स्थापना के समय इसका नाम क्या था। तो आपको याद रखना, स्थापना के समय अगर बात करें दोस्तों तो इसका नाम था ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी या ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी। आप इसको हिंदी में करें या अंग्रेजी में करें, जैसा आप बनाना चाहें। यानी ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर, ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर इसका क्या था, स्थापना के समय नाम था। इसका वर्तमान नाम कब परिवर्तन किया गया, साथ ही इसमें मेटाडाटा की क्या भूमिका है, वो सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो सारी मैं आपको क्या करूँगा इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों इसका नाम, यानी बना था तब नाम था इसका ओहायो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। कब बना तो आपको याद रखना है 5 जुलाई 1967 को बना था। बात करें दोस्तों ये किस स्थान पे बनाया गया था तो वो भी आपको याद रखना है। स्थान की अगर बात करें तो ओहियो यूनिवर्सिटी कैंपस, ये जो कि कहाँ है भाई, जो कि अमेरिका में है, यानी USA अमेरिका में स्थित है। वहाँ पर इसकी क्या की गई था, इसका निर्माण किया गया था। आप यूँ समझो कि दोस्तों विश्व में अगर सबसे पुराने अगर नेटवर्क की बात करें तो वो नेटवर्क क्या है भाई, OCLC है। वो नेटवर्क क्या है भाई, OCLC है। इसका प्रारूप, सबसे पहले प्रारूप तैयार किया गया, प्रारूप के बाद में इसका मूलतः गठन किया गया, बाद में इसके द्वारा ऑनलाइन सर्विसेज को शुरू किया गया। ये खूब सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। अपन उन्हीं चीज़ों का इस वीडियो में जिक्र करेंगे दोस्तों जो एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं या एग्जाम में जो प्रश्न आए हुए हैं, उसी तरीके की क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। बस आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे कि इस नेटवर्क की कंप्यूटरीकृत सेवा, यानी किस नेटवर्क की, तो आपको याद रखना है दोस्तों OCLC की, यानी OCLC की कंप्यूटरीकृत सेवा की अगर शुरुआत की बात करें तो वो सन 1970 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। और जिसको सन 1971 में यानी 1971 में पहली बार क्या शुरू किया गया था, ऑनलाइन शुरू किया गया था। यानी 70 में कंप्यूटरीकृत सेवा शुरू की गई, और बात करें तो 71 में यानी 71 में इसको क्या कर दिया गया था, इसको ऑनलाइन शुरू कर दिया गया था। बात करेंगे दोस्तों आगे की, अगर अपन बात करें इसके पुराने डाटाओं की तो 2 डाटा अपने को देखने को मिलेंगे। देखो मैं आपको यहाँ पर दोनों डाटा बताऊंगा। सबसे पहले तो अपन यहाँ इसका पूर्व डाटा, और साथ ही अपन बात करेंगे यहाँ पर 2016 के डाटा, दोनों की चर्चा अपन क्या करेंगे यहाँ शामिल करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ शामिल कर लेते हैं। देखो शामिल करते हैं, वो है कि 86 देशों में, यानी विश्व के लगभग 86 देशों के 6600 पुस्तकालयों को ये क्या देता है, यह ऑनलाइन सर्विस देता है। विश्व
का सबसे बड़ा पुस्तकालय क्या है भाई, नेटवर्क है, जो कि 6600 पुस्तकालयों को क्या देता है, ऑनलाइन सर्विस प्रदान करता है। बात करें दोस्तों तो यह एक सहकारी लाभ रचित सदस्यता, सहकारी यानी ज़्यादा सबको साथ में लेकर काम करने वाली भावना या सबको साथ में लेकर लाभांश कमाने वाली जो संस्था है उसके रूप में ये क्या करता है, कार्य करता है। अगर बात करें संपूर्ण विश्व में इसके लगभग कितने सदस्य हैं, तो आपको याद रखना है संपूर्ण विश्व में लगभग 40,000 इसके क्या है भाई, सदस्य हैं। साथ ही बात करें दोस्तों ये डीडीसी का क्या कर रहा है, ऑनलाइन प्रकाशन कर रहा है। तो देखो यहाँ पर बात सबसे पहले तो आपको याद रखना है जो प्रश्न केवीएस एग्जाम 2018 में पूछा गया वो आपको याद रखना है। केवीएस में पूछा गया दोस्तों कि ओसीएलसी जो है वो डीडीसी का प्रकाशन कब से कर रहा है, तो आपको याद रखना है ओसीएलसी डीडीसी का प्रकाशन कर रहा है 1988 से, यानी 1988 से क्या कर रहा है, 1988 से ओसीएलसी क्या कर रहा है, डीडीसी का प्रकाशन कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, यानी आप ये समझो कि यह जो ओसीएलसी जो है यह डीडीसी के 21वें 22वें और 23वें संस्करण का क्या करता है, ऑनलाइन प्रकाशन करता है। यहाँ पर 20 लिखा है तो 20 को आप क्या कर लेंगे, हटा लेंगे, यानी 20 का ना करके आप रखेंगे याद 21, 22 और 23वां जो संस्करण है उसका क्या कर रहा है, ये ऑनलाइन प्रकाशन कर रहा है। कब से प्रकाशन करता है ऑनलाइन, तो ये करता है 1988 से, 1988 से क्या कर रहा है, ये प्रकाशन कार्य कर रहा है। दोस्तों यहाँ से आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जैसे डीडीसी के प्रकाशनों की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों की बात करें तो सबसे पहले तो था इलेक्ट्रॉनिक डेवी, उसके बाद में बात करें तो डेवी फॉर विंडोज, उसके बाद में था डेवी फॉर विंडोज और डेवी फॉर विंडोज के बाद में था वेब डेवी। ये ऑनलाइन संस्करण है क्या, अगर आप इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी अगर रखते हैं तो आप कृपया कमेंट करके हमें अपनी राय बता सकते हैं, जिससे आपका आकलन खुद को हो सके कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक डेवी क्या था, डेवी फॉर विंडोज क्या था और वेब डेवी क्या है। और बात करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि ओसीएलसी जो है अब तक विश्व के 6600 पुस्तकालयों में लगभग क्या करता है, लगभग 7 मिलियन ग्रंथों का क्या कर चुका है भाई, आदान प्रदान कर चुका है। तो आप यहाँ से एक चीज और याद रख लेंगे कि यानी यह यूं समझो कि यह ऑनलाइन मोड में लाइब्रेरीज के मध्य क्या करता है, ये ग्रंथों का सर्कुलेशन करता है, यानी आदान प्रदान करता है। और यूं समझो कि कितने ग्रंथों का आदान प्रदान कर चुका है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों लगभग 7 मिलियन ग्रंथों का ये क्या कर चुका है भाई, अब तक आदान प्रदान कर चुका है। साथ ही बात करेंगे दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी, तो इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे वो थे फ्रेडरिक जी किलगर। इसके संस्थापक कौन थे, तो आप याद रखेंगे फ्रेडरिक जी किलगर इसके संस्थापक थे। और याद रखेंगे सन 1967 में इसको स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाने वाले व्यक्ति थे वो फ्रेडरिक जी किलगर थे। दोस्तों कुछ किताबों में किलगरेर ऐसे अलग अलग टाइप के नाम लिखे रहेंगे, अपने को तो जो अपनी जबान पे अच्छा लगे और जो अपने को याद हो जाए उस टाइप का नाम क्या है ध्यान में रखना है। तो फ्रेडरिक जी किलगर इसके संस्थापक थे। अब एग्जाम में इनसे कैसे प्रश्न आया हुआ है, तो वो ऐसे ही प्रश्न आया है कि ओसीएलसी का संस्थापक कौन था, तो आप सीधा से याद रखेंगे फ्रेडरिक जी किलगर इसके क्या थे भाई, संस्थापक थे। साथ ही दोस्तों बात करें इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है वर्तमान में, तो वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है वो डबलिन ओहायो अमेरिका में इसका क्या है भाई, मुख्यालय स्थित है। और बात करें इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो ये है स्कीप पिचार्ड, क्या है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्कीप पिचार्ड जो हैं वो ओसीएलसी के क्या है भाई, वर्तमान अध्यक्ष हैं। साथ ही दोस्तों अपन यहाँ शामिल करेंगे 2016 का डाटा, यानी 2016 के अनुसार अगर बात करें तो 2016 में ये कितने लाइब्रेरीज को अपनी सर्विस प्रदान कर चुका है, अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो वो भी अपन यहाँ जिक्र कर लेते हैं। तो आपको याद रखना है सबसे पहले 2016 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें अपन, तो आपको याद रखना 2016 के अनुसार ये लगभग 122 देशों के 16,964 लाइब्रेरीज को क्या देता है, ये ऑनलाइन सर्विस प्रदान करता है। मान लीजिए दोस्तों आप एग्जाम देने गए और वहां पर आपको 122 देशों के 16,964 ऑप्शन नहीं मिले आपको, तो वहां पर आपको ऑप्शन एक और याद रखना है, वो याद रखना है लगभग 86 कंट्रीज के, यानी 86 देशों के 6,600 पुस्तकालय, 86 देशों के 6,600 पुस्तकालय भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। दोस्तों अभी पिछले दिनों हरियाणा HSSC की एग्जाम हुई,
HSSC की एग्जाम हुई, उसमें एक प्रश्न पूछा गया कि RRRLF के अध्यक्ष कौन है। अब RRRLF के अध्यक्ष में वहाँ ना तो कंचन गुप्ता लिखा था, ना कोई वहाँ पर कोई विनय सिंह श्रीवास्तव लिखा था, यानी जो या कोई प्रहलाद रॉय या प्रहलाद रॉय के अलावा और कोई नाम नहीं लिखे थे। वहाँ लिखा था ब्रिज किशोर शर्मा, वहाँ लिखा था ब्रिज किशोर शर्मा। तो उत्तर जो है वो फाइनल की में फिर ब्रिज किशोर शर्मा को ही क्या है माना गया। तो वहाँ पर ना तो कंचन गुप्ता था, ना ही विनय सिंह श्रीवास्तव थे, और ना ही कोई प्रहलाद रॉय या ऐसा कोई नाम वहाँ पर नहीं था। तो अगर आपको मान लो यहाँ भी ऐसा प्रश्न आ जाए OCLC का कि लगभग 86 देशों के 6600 पुस्तकालय ऐसा लिखा हुआ हो, और वहाँ पर आप ढूंढने में लगे हो 122 देशों के 16,964 पुस्तकालय, तो आपके वहाँ समस्या रहेगी। इसलिए आप दोनों आंकड़ों को क्या रखेंगे, याद रखेंगे। साथ ही बात करें दोस्तों तो ये कौन कौन से प्रकाशन करता है, तो आप याद रखेंगे ये प्रकाशन करता है वर्डकेट का, साथ ही वेब जंक्शन का प्रकाशन करता है, क्वेश्चन पॉइंट का प्रकाशन करता है, वर्ड शेयर का प्रकाशन करता है, DDC का प्रकाशन करता है, और साथ ही बात करें तो ओपेक का प्रकाशन करता है। दोस्तों DDC का पहले के एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे DDC का प्रकाशन 1988 से, और ओपेक की अगर बात करें दोस्तों तो ये 1974 से किसका प्रकाशन कार्य कर रहा है भाई, ओपेक का प्रकाशन कार्य ये जो है वो कर रहा है। तो ये भी आपको क्या रखना है, वर्डकेट सीधा सीधा पूछा गया है दोस्तों UGC नेट में कि वर्डकेट किसका प्रकाशन है, तो वर्डकेट किसका प्रकाशन है भाई, वर्डकेट OCLC का है। साथ ही क्वेश्चन पॉइंट किसका है, तो वो भी आपको याद रखना है OCLC। और अगर एग्जाम में जो पूछे जाने वाले जो भी बिंदु है वो DDC और ओपेक जो है वो क्या है बार बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। साथ ही दोस्तों बात कर लेंगे इसका नाम परिवर्तन वाला विवरण कि सन 1981 में, यानी बना था 1967 में, और इसका बात करें इसका नाम चेंज वाला, तो नाम चेंज हो गया इसका 1981 में। 1981 में इस नेटवर्क का नाम कर दिया गया ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से इसका नाम परिवर्तित किया गया, और ओयो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर से इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम कर दिया गया ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर इसका क्या कर दिया गया भाई, नाम कर दिया गया। कोई आपसे पूछे कब कर दिया गया, तो आपको याद रखना है 1981 में इसका नाम क्या है, परिवर्तित कर दिया गया था। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक दो महत्वपूर्ण और चीजें अपन यहाँ चर्चा करेंगे। देखो यहाँ लिखा है एक OCLC के द्वारा, जो कि KVS का एक बहुत ही मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चन है, और KVS की ज्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर एक प्रश्न है कि OCLC के द्वारा सन 1995 में, यानी सन 1995 में डबलिन कोर मेटाडाटा नामक शब्दों का एक छोटा समूह यानी शब्दावली का प्रकाशन किया गया। और इस शब्दावली में अगर बात करें दोस्तों, तो इस शब्दावली में कुल 15 घटक यानी 15 एलिमेंट्स या 15 क्या थे भाई, तत्व थे। दोस्तों कुछ किताबों में यहाँ पर 18 भी लिखा हुआ रहेगा कि यहाँ कितने घटक थे, 18 घटक थे। तो आपको सबसे पहला जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि इसमें कुल कितने थे भाई, इसमें 15 घटक थे। अब दोस्तों मैं ये 15 घटक जो है, ये 15 घटक दोस्तों आपको याद कैसे रहे उसका मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जिक्र कर देता हूँ। यानी 15 घटक आपको कैसे याद रहे, या 15 घटक को आप किस तरीके से याद करें, कौन सा ऐसा शॉर्टकट बनाए जिससे आपको 15 घटक पूरे याद हो जाएं। तो इसको याद रखने के लिए आप छोटा सा एक शॉर्टकट बना लीजिएगा। देखो शॉर्टकट की अगर बात करें दोस्तों, तो आप सबसे पहले अंग्रेजी में बना लीजिएगा रमाकांत दहिया, अंग्रेजी में बना लीजिएगा रमाकांत दहिया स्मार्ट टेक्निकल चैनल, ऐसा एक नाम बना लीजिएगा। अब इस नाम के लिए देखो आपको क्या करना है, जैसे रमाकांत दहिया स्मार्ट टेक्निकल चैनल और आगे बनाना है FILP। तो देखो मैं इस सब के लिए बना देता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले बनाना है R के बाद में रमाकांत दहिया, फिर आगे स्मार्ट, फिर है टेक्निकल चैनल, और उसके बाद में आपको लेना है FILP। इस तरीके का आपको एक शॉर्टकट इजाद करना है। अब देखो शॉर्टकट में कैसे, R से 2, D से 2, S के 2 और T के 3, T के भी 2, तो T के भी आपको कितने बनाने हैं, 2। C के बात करें तो 3, F का 1, I का 1, L का 1 और P का 1। अब आप इनको काउंट कर लीजिए। देखो इनको आप गिनेंगे तो ये हो जाएंगे 2 2 4 6 8 और 3 11 12 13 14 और 15। इन टोटल कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब देखो मैं सारे 15 आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले आप ले अपन एलिमेंट्स की बात करें जो डबलिन कोर मेटाडाटा में है। सबसे पहले R के ले तो R का बन जाएगा राइट, और राइट के अलावा बन जाएगा रिलेशन। राइट और राइट के अलावा बन जाएगा क्या भाई, रिलेशन। यानी एक तो बन जाएगा राइट, और राइट के अलावा दूसरा बन जाएगा क्या भाई, रिलेशन। बात करें दोस्तों D के, तो D के भी 2 ले लेते हैं। D का एक तो बन जाएगा डेट,
डेट और एक बन जाएगा डिस्क्रिप्शन। एक तो डेट और डेट के अलावा बात करें तो डेट के अलावा बन जाएगा क्या भाई, डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा ले लेते हैं दोस्तों एस के भी ले लेते हैं 2, तो एस के 2 लेते हैं अपन यहाँ पर। एस के 2 लेंगे तो एक तो बन जाएगा एस का बन जाएगा सोर्स, एक तो बन जाएगा सोर्स और दूसरा बन जाएगा सब्जेक्ट। दूसरा बन जाएगा क्या भाई, सब्जेक्ट। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर टी के भी अपन 2 ले लेते हैं, तो टी के 2 लेते हैं। तो टी में देखो 2 बनाए, तो सबसे पहले आपको याद रखना है टी के 2 बनाओ। एक तो टाइप, एक तो बनाओ टाइप और दूसरा बना लो टाइटल। दूसरा बना लो क्या भाई, टाइटल। तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक टी तक कर दिया है। देखो टी के बाद में सी के अपने को लेना है 3, तो एक बार मैं इनको वापस हटाता हूँ। अपन यहाँ से वापस लेते हैं वही अपना सूत्र, यानी सबसे पहले आर, आर के बाद डी, एस, फिर टी। अब सी में आ गए थे अपन, तो सी के अपने को 3 बनाने हैं। तो देखो सी के 3 बनाए हैं, तो सी के 3 आपको याद रखने हैं। पहला तो है क्रेटर, पहला तो याद रखना है आपको क्रेटर। दूसरा आपको याद रखना है कवरेज, दूसरा आपको याद रखना है कवरेज। और तीसरे की बात करें तो तीसरा आपको याद रखना है कंट्रीब्यूटर। तीसरा आपको याद रखना है कंट्रीब्यूटर, यानी जो योगदान देने वाला। यानी एक अपन ने आर डी एस TIC बनाया था, TC बनाया था। अब देखो यहाँ पर अपन इनको एक बार विस्तृत कर देते हैं, यानी आपको शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट याद रखना है रमाकांत दैया स्मार्ट टेक्निकल चैनल, और उसके बाद में आपको याद रखना है एक शॉर्टकट, वो है FILP। अब FILP की बात करें दोस्तों, तो FILP क्या है, तो ऐप से सबका एक एक बनाना है। तो ऐप का तो बन जाएगा फॉर्मेट, ऐप का तो बन जाएगा फॉर्मेट। आई का बन जाएगा आइडेंटिफायर, आई का बन जाएगा क्या भाई, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बन जाएगा। एल की बात करें तो एल का बन जाएगा लैंग्वेज, एल का बन जाएगा क्या भाई, लैंग्वेज। और पी का बन जाएगा, वो बन जाएगा पब्लिशर, पी का बन जाएगा क्या भाई, पब्लिशर। यानी करने का मतलब आपको 15 एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं, और 15 घटक को अगर आप याद रखना चाहते हैं तो आपको एक छोटा सा शॉर्टकट याद रखना है। शॉर्टकट जो है वो है RDS TC, यानी रमाकांत दैया स्मार्ट टेक्निकल चैनल। और उसके बाद में बात करें तो FILP। एक दो बार आप इसको शुरुआत के 5 जो हैं वो तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, और आगे वाले जो हैं वो एक एक हैं। एक बार पुनः कर देते हैं, 2 2 2 2 2, यहाँ पर 3, आगे 1 1 1 और 1। टोटल आप गिनेंगे दोस्तों तो ये 8 3 11 और 4 15, यानी एक बार में आपको सारे 15 तत्व जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। उनके आप हिंदी में नाम याद रखना चाहें दोस्तों तो हिंदी में भी नाम याद हो जाएंगे। एक बार आप शॉर्टकट बना लेंगे तो पूरे 15 आपको याद रहेंगे। किसी बुक में अगर कहीं 18 लिखा हुआ है तो आपको ये वाला मटेरियल आप उसको बताएं और समझाएं कि भाई यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 15 हैं, और 15 के सारे क्या हैं, इस प्रकार के नाम हैं। तो आसानी से आपको क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आगे बात करेंगे। एक अंतिम इसका पड़ाव बचा है, वो कि सन 2011 में OCLC के मुख्य संपादक के रूप में माइकल पेंजर को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये OCLC के ऑनलाइन वर्क को बढ़ावा देने में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही DDC का प्रकाशन कार्य और अन्य किसी भी प्रकार के इंटर लाइब्रेरी लोन या फिर वर्डकैट के माध्यम से अपनी सर्विसेज या ऑनलाइन मोड में अपनी सर्विस प्रदान करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दोस्तों UGC नेट के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है OCLC, और OCLC से हर बार एग्जाम में प्रश्न आ रहा है, तो आप इसको एक बार देख लेंगे, आराम से आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और जहाँ भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने सुझाव और जो आपको याद है वो चीज़ें वो आप क्या कर सकते हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक नए वीडियो के साथ में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।